हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के भारतीय राज्य व्यवस्था के लास्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएं, आपको निश्चय इससे लाभ मिलेगा। देखिए, जिन लोगों ने पहले से पॉलिटी को पढ़ रखा है वो इस सीरीज को रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, बट जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा वो भी इस सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया गया है। देखिए आज ये पॉलिटी का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, मैंने इसके पहले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, बस कुछ ही लेक्चर बचे हुए हैं। जो आज हम क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल की मान्यता, सूचना का अधिकार और भारतीय राज्य व्यवस्था का मिसलेनियस कुछ देखेंगे। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। देखिए, लेक्चर देखने के बाद आप फीडबैक जरूर शेयर करिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि जिनको चाहिए उनको ये वीडियो मिल सके। ओके फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। देखिए, इससे भी क्वेश्चन बने हैं। आपसे सीधा ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया। तो कब आया, कब आप बताएंगे? 2005 में ये आया है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग इसको विस्तार में देखते हैं। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम ये हमारा लोकसभा में कब पारित हुआ? 11 मई 2005 में लोकसभा में पारित हुआ। वही अगर हम बात करें राज्यसभा में पारित होने की, तो ये 12 मई 2005 को राज्यसभा में पारित हुआ। और राष्ट्रपति की स्वीकृति हमें कब मिली है? 15 जून 2005 को हमें ये राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए सूचना का अधिकार जो अधिनियम था ये सब जगह लागू था, लेकिन हाँ, जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर, किसमें? जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर। कब से लागू हुआ है? तो 12 अक्टूबर 2005 से सारे जगह लागू हो गया है, लेकिन हाँ, जम्मू एवं कश्मीर को छोड़। देखिए, जम्मू एवं कश्मीर के विशेष दर्जे के समापन के बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख संघराज्य क्षेत्र में भी लागू हो गया है। पहले क्या था? जम्मू एवं कश्मीर में नहीं था। ये कब लागू हुआ सारे जगह? 12 अक्टूबर 2005 में। ये बात आप याद रखिएगा। अब आइए कुछ हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जो आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा सूचना मांगे जाने के कारणों को देना आवश्यक है या अपेक्षित नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आरटीआई के तहत किसी चीज़ के बारे में वो सूचना जानने के लिए अनुरोध करता है, तो वो जो व्यक्ति है तो व्यक्ति से पूछा जाता है कि कारण, कि आप ये सूचना किस कारण मांग रहे हो। तो अगर व्यक्ति चाहे उस कारणों को दे बता दे, या उसको अपेक्षित नहीं है, अगर उसको नहीं बताना है तो वो बता नहीं सकता है। आप ऐसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखिए। उच्च न्यायालय जिसने कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताना चाहिए। यानी कि कौन सा उच्च न्यायालय है जिसने बताया है, जिसने कहा कि जो भी आरटीआई आवेदक है उसको जो सूचना मांगता है तो उसको कारण बताना चाहिए। ये कहाँ पे आया? मद्रास उच्च न्यायालय, सितंबर 2014 में आया है। यहाँ पे मैंने क्या बताया आपसे कि आरटीआई अगर जारी कर दिया, आरटीआई अधिनियम अगर इनके तहत कोई सूचना मांग रहा है तो उसमें क्या कर सकता है? वो व्यक्ति कारण बता सकता है या नहीं बता सकता है। हम आरटीआई के द्वारा किसी चीज़ के भी बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये आप लोग तो जानते ही होंगे। अब आइए नेक्स्ट देखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्ध कराना। क्या है? सार्वजनिक पदाधिकारी से सूचना प्राप्त करने की पहुंच उपलब्ध कराना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम जिम्मेदार है, किसका जिम्मेदार है? नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने में। किसका है? नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने में। सूचना का अधिकार है क्या है? एक विधिक अधिकार है, ये पूछा गया, भी ध्यान रखिएगा। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मूल अधिकार का भी भाग माना गया है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सूचना का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित क्या है? सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संशोधित
नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये आप ध्यान में रखिएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो उद्देशिका में है, क्या क्या है उल्लिखित है? सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता एवं लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए कुछ हम देखते हैं आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है। क्या है? प्रावधान है। सूचना के अधिकार का अभिप्राय क्या है? किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच। क्या है? किसी लोक पदाधिकारी द्वारा नियंत्रित सूचनाओं तक पहुंच है। अब नेक्स्ट देखिए, आरटीआई के दायरे में क्या शामिल है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय नवंबर 2019 से ये भी शामिल हो गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन। यानी कहने का मतलब है कि हम आरटीआई के तहत हम क्या क्या पूछ सकते हैं, यानी कि किन किन चीज़ों से हम कहाँ कहाँ से पूछ सकते हैं, ये आप ऐसे समझ सकते हैं। तो कहाँ से पूछ सकते हैं, आइए देखते हैं। हम लोग क्या देखा था अभी हमने? भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय निकाय तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन, ये सब आरटीआई के दायरे में शामिल हैं। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण क्या है तथ्य हैं। देखिए क्या है, देखिए विश्व के देशों में स्वीडन ऐसा पहला देश था जिसने कब किया? 1766 में। हमारे यहाँ कब हुआ है? 2005 में हुआ है। अब देखिए तो बताइए कितना हम लोग पीछे रह गए। ठीक है, तो जो कि स्वीडन एक ऐसा देश था, पहला ऐसा देश था जिसने फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के तहत सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को दे दिया है। उसने क्या कर दिया है कि सूचना का अधिकार अपने नागरिकों को दे दिया है। स्वीडन ऐसा पहला देश है। और दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र देश है जिसके संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख है। ये भी क्वेश्चन पेपर बना है। कौन है? दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, विश्व मात्र एक देश है जिसके संविधान में सूचना के अधिकार का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सूचना का अधिकार आंदोलन का प्रारंभ है किसके द्वारा किया गया है? मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS द्वारा किया गया है। भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SP गुप्ता बनाम संघ वाद 1982 में सूचना के अधिकार को शामिल माना गया है। किसे माना गया है? संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वर्णित वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सर्वप्रथम आरटीआई कानून का मसौदा प्रस्तुत किया गया। कहाँ प्रस्तुत किया गया? वर्ष 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल अहमदाबाद द्वारा। कहाँ पे किया गया है? वर्ष 1993 में कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च काउंसिल अहमदाबाद द्वारा किया गया है। वर्ष 1966 में भारत सरकार को आरटीआई पर मॉडल कानून का प्रारूप सौंपा है। क्या है? जस्टिस PB सावंत की अध्यक्षता में भारतीय प्रेस परिषद ने। ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 आधारित था। क्या है? HD शौरी की अध्यक्षता वाले कार्यबल की रिपोर्ट पर वर्ष 2005 में राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई अधिनियम लागू होने से पूर्व इस प्रकार का अधिनियम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा था? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कब से लागू था? वर्ष 1997 से लागू था। देखिए तो ये कुछ फैक्ट थे जो हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट फैक्ट है, उसको थोड़ा सा आपको देखना ही पड़ेगा। उसको मैं आपको जितना हो सकेगा मैं समझा दे रही हूँ, लेकिन कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए क्या है, आरटीआई अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या है? देखिए सूचना के अधिकार में क्या क्या शामिल है? देखिए, कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण करना, दस्तावेजें या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना, सामग्री का नमूना लेना, प्रिंट आउट, डिस्क, कैसेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना प्राप्त करना। क्या कर सकते हैं? ये कैसेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सूचना इनको मिल सकता है। प्रत्येक प्राधिकरण के तहत एक जन सूचना अधिकारी
की नियुक्ति का प्रावधान है। किसका है? प्रत्येक प्राधिकरण के तहत एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। सूचना का अनुरोध प्राप्त होने पर 30 दिन के भीतर जानकारी उपलब्ध कराना PIO का दायित्व है। ये आप ध्यान रखिए, अगर आप किसी चीज़ के लिए सूचना मांग रहे हैं तो उनका ये दायित्व है कि 30 दिन के भीतर, यानी कि 1 महीने के अंदर आपको उस बारे में जानकारी उपलब्ध करा दें। नेक्स्ट देखिए, मांगी गई सूचना के व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होने पर 48 घंटे के भीतर सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। अगर वो मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसको क्या करेंगे? 48 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर? 48 घंटे के अंदर सूचना उपलब्ध कराएंगे। RTI अधिनियम की धारा 8 में राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा, सामरिक हित आदि उन अपवादों का उल्लेख है जिनसे जुड़ी सूचनाएं नहीं दी जा सकती है। क्या है? देखिए, RTI अधिनियम की धारा 8 में राष्ट्र की अखंडता, सुरक्षा और सामरिक हित आदि अपवादों का उल्लेख है। इसमें क्या है? जुड़ी सूचनाएं नहीं दी जा सकती है, यानी कि अगर राष्ट्र की अखंडता से संबंधित कोई पूछ रहा है तो उससे जुड़ी इनको सूचनाएं नहीं दे सकती है। ये कहाँ पे मेंशन है? RTI अधिनियम की धारा 8 में। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। आइए देखते हैं अब राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल की मान्यता क्या है। देखिए, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए राष्ट्रीय दल की मान्यता या प्रमुख शर्तें क्या हैं और राज्य स्तरीय दल की मान्यता या प्रमुख शर्तें क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अनुसार क्या है? चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अनुसार क्या है? किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा। यानी समझ गए कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए 3 शर्त तीनों शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि वो 3 शर्त क्या है। अगर वो 3 शर्त में किसी एक अगर पूरा हो जाता है तो उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। आइए पहला देखते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्या है? यदि कोई पार्टी लोकसभा के पिछले चुनाव में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से कुल मिलाकर लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीतती है तो उसे क्या मिल जाता है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाता है। यानी क्या है? यानी कि अगर कोई पार्टी लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से कुल मिलाकर लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें अगर जीतती हैं तो इनको दर्जा मिल जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, 3 विभिन्न राज्यों से और 2% अगर मिल जाते हैं सीटें तो जीतती हैं तो इनको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या शर्त है? यदि उस पार्टी के प्रत्याशियों को कम से कम 4 राज्यों में, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में पिछले लोकसभा आम चुनाव या राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। क्या होना चाहिए? 6% मत होना चाहिए और 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो तो क्या मिल जाएगा इनको? राजनीतिक यानी कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। और कितने राज्यों में? कम से कम 4 राज्यों में। 4 राज्यों में याद रखिएगा, 4 राज्य हों और 6% कुल मत हो, वैध मतों का न्यूनतम 6% हो और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। नेक्स्ट देखिए, यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखती है तब भी इनको मिल जाएगा राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखती है तो इनको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं कि राज्य स्तरीय दल की मान्यता के प्रमुख शर्त क्या हैं। देखिए, चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को किसी राज्य विशेष, किसमें? यहाँ याद रखिएगा राज्य विशेष में राज्य स्तरीय दल की मान्यता हेतु निम्नलिखित में से एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है। देखिए क्या है? उस राजनीतिक दल को राज्य विशेष में हुए विगत विधानसभा आम चुनाव में, किसमें? विगत विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत एवं न्यूनतम 4 सीटें, कितनी होनी चाहिए राज्यों में? न्यूनतम 2 सीटें। वहाँ पे हमने देखा था 4 सीटें, कहाँ पे देखा था मैंने? राष्ट्रीय दल में 4 सीटें होनी चाहिए और 4 राज्य होने चाहिए, 6% मत होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए?
यहाँ पे न्यूनतम 6% वैध मत एवं 2 सीटें, कितने, न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों, क्या हो, न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों, या राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से न्यूनतम 3% सीटें या न्यूनतम 3 सीटों में से जो अधिक प्राप्त हों, ये हो। समझ गए। उसमें क्या था, देखिए उसमें क्या था, ये देखिए, तो राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए क्या था, देखिए इसमें क्या था कि कम से कम 4 राज्यों में पिछले लोकसभा आम चुनाव या राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। देखिए थोड़ा सा आप रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो आपको आसानी रहेगी चीज़ों को याद करने में, ठीक है। अब क्या है इसमें, समझ गए कि राज्य स्तरीय दल की मान्यता के लिए क्या चाहिए, न्यूनतम 6% वैध मत एवं न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों, या राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से न्यूनतम 3% या न्यूनतम 3 सीटों में से जो अधिक प्राप्त हो, अथवा या और क्या होना चाहिए, देखिए उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा आम चुनाव में राज्य विशेष में न्यूनतम 6%, कितने, 6% वैध मत और राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीटें, कितने, राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीटें प्राप्त हों, या राज्य में प्रत्येक 25 सीटों के लिए कम से कम 1 सीट प्राप्त हो, किसके लिए, किसके लिए, राज्य के प्रत्येक 25 सीटों के लिए कम से कम 1 सीट प्राप्त हुए, या राज्य के लिए निर्धारित संख्या का कोई भाग, ये ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त हो, क्या है, उस राजनीतिक दल को विगत लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त हो, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थे हमारे राज्य स्तरीय दल की मान्यता। इनमें से कोई अगर एक साथ पूरा होता है तो इनको क्या मिल जाएगा, राज्य स्तरीय दल की मान्यता इनको मिल जाएगा। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आइए देखते हैं। देखिए राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, यह ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण संबंधी प्रावधान है, किसमें है, 1951 के तहत राजनीतिक दलों के पंजीकरण संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही प्रदान की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, कि किसी भी राजनीतिक दल को वो राष्ट्रीय दल है या राज्य स्तरीय दल है कि इसके रूप में मान्यता कौन देता है, निर्वाचन आयोग ही देंगे। नेक्स्ट देखिए संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई, किसको दी गई है, वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है 326 के तहत। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, क्या है, संवैधानिक अधिकार है, यह ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं कि वर्तमान में कुल 8 राजनीतिक दल हैं। ये आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, आपसे दे दिया जाएगा 4 ऑप्शन और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि इसमें से बताइए कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन नहीं है, तो कौन है, आइए हम लोग देखते हैं। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रांकपा, ये ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, बहुजन समाज पार्टी बसपा, याद रखिएगा बहुजन समाज पार्टी बसपा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये थे 8 राजनीतिक दल। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था मिसलेनियस विविध है, क्या है, कुछ मिसलेनियस है जो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आइए एक बार थोड़ा से हम एक बार संक्षिप्त देख लेते हैं, ठीक है, आप ऐसे ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास, ये किसमें है, भाग 9 में, किसमें है, भाग 9 में है। और अनुसूची कौन सी है, पंचायती राज, पंचायती राज किसमें है, 11, हमने बताया था कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है, भाग भी पूछ लेता है, तो भाग 9 है और अनुसूची में है 11 में। ये कब लागू हुआ है,
है 24 अप्रैल 1993 से लागू है, ठीक है, याद रखिएगा। और पंचायती राज है, ये राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है पूछ लिया जाएगा तब क्या बताएंगे, राज्य सूची का विषय है। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय, एक बार पूछा गया है कि बताइए कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो आप क्या बताएंगे 29 विषय हैं, आप ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 243 का, यानी कि 243 है, ये किसका वर्णन करता है, पंचायती राज का इसमें उल्लेख देखने को मिलता है। अब आइए हम देखते हैं कि 243 का में क्या है, ग्राम सभा है, क्या है, ग्राम सभा है। और 243 खा में क्या है, पंचायतों का गठन है। 243 गा में क्या है, पंचायतों की संरचना है। 243 घा में क्या है, स्थानों का आरक्षण है। आप ये ध्यान में रखिएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला, यानी कि इनका सबका आरक्षण है। अब 243 अंक क्या देखेंगे, पंचायतों की अवधि कितनी होनी चाहिए कि पहले अधिवेशन से 5 वर्ष तक होनी चाहिए। और चा में देखिए सदस्यों की अर्हता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा 25 वर्ष नहीं 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व का अधिकार किसमें दिया गया है, 243 छा में दिया गया है। फिर 243 जा में क्या है, पंचायतों की कर उगाहने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ हैं। और 243 झा में क्या दिया गया है, वित्त आयोग का गठन है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए आयोग दिया है, समिति दिया है और केस दिया है। और ये संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखिए इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए आप कि राजमन्नार आयोग से संबंधित कौन से क्षेत्र है, तो आप क्या बताएंगे, IAS क्या है, IAS और IPS पद समाप्त करने की सिफारिश क्या है, राजमन्नार आयोग का क्या है संबंधित क्षेत्र, IAS और IPS पद समाप्त करने की सिफारिश की गई है। नेक्स्ट देखिए आयंगर रिपोर्ट क्या कहता है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन क्या है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन। नेक्स्ट देखिए MN वेंकटचलैया, कई बार पूछा गया है, संविधान समीक्षा आयोग क्या है, संविधान समीक्षा आयोग इनका संबंधित क्षेत्र है, याद रखिएगा। दिनेश गोस्वामी समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन सुधार क्या है, निर्वाचन सुधार। जैसे देखिए गोलकनाथ केस क्या है, उच्चतम न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया, क्या है, गोलकनाथ केस में क्या कर दिया गया है को उच्चतम न्यायालय ने कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित कर दिया, आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण आयोग समिति या केस, आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं लेखक हैं और कुछ पुस्तक हैं। देखिए पुस्तक से भी क्वेश्चन, बुक से भी क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं। देखिए अतुल कोहली की पुस्तक क्या था, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, क्या है, द सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी, किसकी, अतुल कोहली की। नेक्स्ट देखिए ग्रेनविल ऑस्टिन की, ग्रेनविल ऑस्टिन की क्या है, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आ हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एक्सपीरियंस, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए पिंडरल मून की क्या है, डिवाइडेड एंड क्विट, क्या है, डिवाइड एंड क्विट, क्या है, डिवाइड एंड क्विट। नेक्स्ट देखिए एलन ग्लेडहिल की क्या है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसकी है, एलन ग्लेडहिल की है। अब नेक्स्ट देखिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और फिर संबंधित प्रावधान। देखिए 117 क्या कहता है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है, क्या है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। नेक्स्ट देखिए 32 क्या कहता है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 32 है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है 32 से। 20 क्या कहता है, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 22 क्या कहता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। देखिए आपका रिवीजन ही हो जा रहा है इससे। देखिए अनुच्छेद 111 क्या कहता है, विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, क्या है, विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। 160 क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। 105 क्या है, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार, क्या है, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार। नेक्स्ट क्या है 108 साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक, क्या है, साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 क्या है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, किसके संबंध में, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 क्या है, धन विधेयक की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक की परिभाषा किसमें दिया गया है, 110 में है। 122 क्या है, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, क्या है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाना। अनुच्छेद 169 क्या कहता है, राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन, क्या है, राज्यों में विधान परिषद का सृजन
या प्रस्ताव, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है 350 का क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। 350 का क्या कहता है कि हमें जो शिक्षा मिलनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हो। हमें जो प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा है हमें प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा हमें देनी चाहिए। 344 क्या कहता है, राजकीय भाषा आयोग। क्या है 344, राजकीय भाषा आयोग। अनुच्छेद 43 क्या कहता है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। 338 क्या कहता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 का क्या कहता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 330 क्या कहता है, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था। अनुच्छेद 332 क्या कहता है, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था। आप ध्यान में रखिएगा, किसके लिए, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था। देखिए मैं ये इसका जो पढ़ा रही हूँ इसकी PDF में शेयर कर दूँगी, तब लोग परेशान मत होइएगा, आप रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए कुछ कथन है, आइए देखते हैं क्या है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे, कौन थे, काका साहब कलेलकर। कौन थे, काका साहब कलेलकर। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है, कई बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोगों को गठित करने का प्रावधान संविधान में क्या किया गया है, तो 338 और 338A के अंतर्गत किया गया है। तो अनुसूचित जातियों के लिए 338 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 338A के अंतर्गत राष्ट्रीय आयोग को गठित करने का प्रावधान किया गया है, आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए और समिति है, बोहरा समिति। क्या है, बोहरा समिति राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से संबंधित क्या है, राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने की से संबंधित है ये समिति। अब देखिए राजमन्नार आयोग क्या है, कई बार पूछा गया है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। क्या करता है राजमन्नार आयोग, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना। ठीक है, यहाँ पे क्या था जो हमने आपको बताया था कि राजमन्नार आयोग इनका भी संबंधित क्या क्षेत्र है, IAS और IPS पद समाप्त करने की सिफारिश की गई थी, ये भी क्षेत्र है। और इसका भी और भी इनका क्या है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करना, ये भी इनका क्या है, क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका जो गठन कब किया गया है, 12 अक्टूबर 1993 में को गठन किया गया है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये भी राष्ट्रपति के द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति हेतु गठित समिति की संरचना कौन कौन से हैं, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति कौन कौन से हैं। नियुक्ति हेतु गठित समिति के प्रश्न प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति। और शक्ति क्या है, देखिए मात्र सलाहकार प्रकृति। क्या है, मात्र सलाहकारी प्रकृति की इनकी शक्ति होती है और ये सलाह दे सकते हैं। किसका है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब आइए देखिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। देखिए क्या है, इनका जो गठन किया गया था 5 जनवरी 1966 को गठन किया गया था। इसके जो अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई थे। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था। क्या किया गया था, भारत में लोकपाल हमने पढ़ लिया है, लोकायुक्त भी पढ़ लिया है कि भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, वर्ष 1967 में क्या किया गया है, के हनुमथैया इसके अध्यक्ष थे। सदस्य कौन थे, देवव्रत मुखर्जी इसके सदस्य थे। ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था। नेक्स्ट देखिए संविधान के प्रमुख भाग, विषय व संबंधित क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ। पहला क्या है, भाग 1 में क्या है, पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद किससे संबंधित है, 1 से 4 तक। नागरिकता कई बार पूछा, भाग 2 में है 5 से 11 नागरिकता है। भाग 3 में मूल अधिकार है, 12 से 35 तक मूल अधिकार है। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व 36 से 51 कितना है, 36 से 51 है। नेक्स्ट देखिए भाग 4 भाग 4 का क्या है, मूल कर्तव्य। इसमें 51 काम में दिया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है,
भाग पाँच में क्या है, संघ है, यूनियन, 52 से 151 तक, कितना, 52 से 151 तक। फिर भाग 6 में क्या है, राज्य है। इसमें देखिए यूनियन याद करने का क्या है, इसमें यूनियन है, फिर यूनियन मतलब संघ आता, संघ के बाद राज्य आएगा। 152 से 237 तक इसका संबंध है। फिर क्या है, 7 में क्या आएगा, भाग 7 में संघ राज क्षेत्र, पहले संघ आएगा फिर राज्य आएगा फिर संघ राज क्षेत्र का 239 से 241 तक। फिर भाग 9 में, ये इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं, ठीक है, पंचायत आएगा 243 से 243 आना तक, ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्या है, भाग 9 काक में नगर पालिका दिया गया है 243 ता से 243 या छा में। फिर भाग क्या है, ये भाग 9 खा सहकारी सोसाइटियाँ, याद रखिएगा 243 या जा से 243 या ना से। फिर भाग 10 देखिए, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र 244 से 244 का तक। फिर भाग 11 देखिए, संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 243 तक। फिर आप देखिए भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 तक, याद रखिएगा। फिर आप देखिए 14 का क्या है, भाग अधिकरण 323 का से 323 खा तक। फिर भाग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन, क्या है, निर्वाचन है 324 से, याद रखिएगा 324 से 329 तक। फिर क्या है 16 देखिए, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342 तक दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भी इंपॉर्टेंट है 17 राजभाषा, क्या है, राजभाषा 343, याद रखिएगा 343 से 351 के बीच में राजभाषा। 18 देखिए, आपात उपबंध, याद रखिएगा आपात उपबंध 18 में दिया गया है 352 से 360। फिर 20 में क्या दिया गया है, बताइए, संविधान का संशोधन 368, क्या है, 20 में क्या दिया गया है, संविधान का संशोधन। ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाग और क्या थे, पार्ट थे इसके, और इसकी अनुच्छेद थे, आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट देखिए, आइए कुछ देखते हैं मिसलेनियस। देखिए, लोकसभा अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है, केवल टाई की स्थिति में करता है, जब सेम होती है तो दोनों तरफ बराबर का वोटिंग पड़ता है, तब ये लोकसभा का अध्यक्ष अपने मत का उपयोग करता है। नेक्स्ट देखिए, आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल करते हैं। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ दोबारा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है किसको, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, संबंधित व्यक्ति हैं और कुछ महत्वपूर्ण कथन है जो दे दिया जाता है कि कथन है, ये कथन किसका है, तो ये पूछा गया है, आप ध्यान में रखिएगा। आइए पहले हम देखते हैं जी ऑस्टिन का, क्या है, भारतीय संघवाद और सहकारी संघवाद किसका है, जी ऑस्टिन का, याद रखिएगा। केसी व्हीलर, कई बार पूछा है केसी व्हीलर का, क्या भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, क्या है, भारत अर्धसंघात्मक राज्य है। हृदयनाथ कुंजरू, क्या है, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, क्या है, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा, किसने कहा है, कुंजरू ने कहा है। आप याद रखिए, जी ऑस्टिन किसने क्या कहा है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, क्या है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये याद रखिएगा। इसका याद रखिएगा, केसी व्हीलर का, जी ऑस्टिन का, और ये भी दोनों भारतीय संघवाद, सहकारी संघवाद, कांग्रेस सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत, ये पूछा गया है, आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTGS, देखिए क्या है, गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूह PVTGS के रूप में वर्गीकृत है। कितने हैं, 75 जनजाति समूह को वर्गीकृत किया गया है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में। 18 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में है। जनजाति कार्य मंत्रालय PVTGS का विकास योजना कार्यान्वित करता है। 1 अप्रैल 2015 से ये प्रभावित है, यह ध्यान में रखिएगा। देखिए, ये दिया गया है, ये सारे दिए हैं कि किस किस राज्य में है। तो आइए बताते हैं मैं राज्य में और कौन कौन से विशेष रूप से कमजोर जनजाति है। मैं आपको PDF भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा, बट मैं आपको थोड़ा बता दे रही कौन कौन से राज्य हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, बिहार और झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। तो ये सब हमारे कौन से विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह हैं। अब आइए नेक्स्ट में हम देखते हैं कि वर्तमान में 15वां वित्त आयोग, देखिए वित्त आयोग हमारा कौन सा चल रहा है, इस समय 15वां चल रहा है। इसका जो गठन कब किया गया है, 27 नवंबर 2017 में किया गया है।
नेक्स्ट देखिए इसका क्या है, अवधि इसका क्या है 2020 से 21 में 1 वर्षीय अवधि और 2021 से 26 तक 5 वर्षीय अवधि तक के लिए इनका अवधि है 15वां वित्त आयोग के। इसके अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है। सदस्य कौन है, अजय नारायण झा, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लहड़ी, डॉक्टर रमेश चंद्र। सिफारिश केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कितनी है, 41%। कितनी है, 41% है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम कुछ प्रमुख संविधान संशोधन। देखिए मैं आपको जो इंपॉर्टेंट होगा उसको बता दूंगी कि आप इसको याद रखिएगा। हैं तो हैं, वैसे इसमें इंपॉर्टेंट ही दिया गया है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए संविधान का जो प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में है, क्या है, संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। जब प्रथम संविधान संशोधन किया गया है तो इसमें क्या जोड़ा गया है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर किया गया है। अब आप बताइए कि 9वीं अनुसूची में क्या है, आप बताइए हमें। नेक्स्ट आइए देखिए, याद रखिएगा पहला वाला। नेक्स्ट देखिए, संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में किया गया। इसके द्वारा क्या किया है, इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तथा पहले की 3 श्रेणियों को समाप्त कर 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, संविधान 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, याद रखिएगा 1961 संविधान संशोधन अधिनियम क्या है, दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया है। ये पूछ लिया जाएगा कि दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में कब जोड़ा गया, तो आप क्या बताएंगे, 1961 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखिए, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में और क्या किया गया है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में, याद रखिएगा, गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल। देखिए दादरा और नगर हवेली कब शामिल हुआ, 1961 में, और 1962 में क्या कब शामिल हुआ, 1962 में क्या शामिल हुआ, गोवा और दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल हुआ। नेक्स्ट देखिए क्या है, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में देखिए क्या है, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। किसमें, 1971 क्या कहता है, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में क्या कहा गया है कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, यानी कि मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 में क्या कहता है, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया, 545 किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, याद रखिएगा, ये 36वां भी याद रखिएगा और डेट याद रखिएगा, 1975 में इसमें क्या किया गया, भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। क्या है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 क्या कहता है, ये देखते हैं। इसके द्वारा प्रस्तावना में, याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, भाग 4 का में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भाग 4 के में क्या है, मूल कर्तव्य है, तो इसको भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया है इस अधिनियम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 क्या कहता है, देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर क्या जोड़ा गया है, सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। ओके, ये सब याद रखिएगा। मैंने वो जो बोला है कि 40वां याद रखना है और 42वां याद रखना है आपको। और क्या है, देखिए, राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। 20 और 21 मूल अधिकार जो हैं ये निलंबित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 क्या कहता है, इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल, याद रखिएगा, दल बदल किससे संबंधित है, 1985 इसका ईयर है। और कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है, 52वां है। ठीक है, इसमें दल बदल के मामले में आयोग घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें संविधानिक 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 क्या कहता है, संविधान का प्राधिकृत
पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। 61वां, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 61 संविधान संशोधन अधिनियम 1988 क्या कहता है? नागरिकों के मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। याद रखिएगा। संविधान 69वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है? याद रखिएगा 1991, यह पूछा गया एक बार क्वेश्चन। संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। कब दिया गया है? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था पहले ही इंपॉर्टेंट है। संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिए संविधान 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 भी याद रखिएगा। संविधान में भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट देखिए क्या है? इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में क्या किया गया है? लोकसभा तथा राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए रोक है, यानी 2026 तक रोक है। नेक्स्ट देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 क्या कहता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा। बताइए प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। कब दिया गया? किस अधिनियम में? किस संविधान संशोधन अधिनियम में? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में दिया गया। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 21 का के तहत व्यवस्था की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करे। कितने? 6 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगी। वहीं 51 का क्या कहता है? इसके तहत सभी संबंधित 11वां कर्तव्य जोड़ा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब इसमें यह कहा गया है कि इसमें क्या कहा गया है कि जो भी उसके पेरेंट्स हैं या उनके गार्जियन हैं, जिनके बच्चे के माता पिता नहीं या गार्जियन है, उनका भी ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, ये उसमें कहा गया। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई है, जिसके तहत राज्य सभी बालकों को 6 वर्ष से कम आयु पूरी होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध का प्रयास करेगा। ठीक है, 6 वर्ष से कम आयु पूरी होने तक के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध का प्रयास करेगा, यानी प्ले स्कूल इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए संविधान 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 क्या कहता है? इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया, जो कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। राज्य मंत्रिपरिषद में विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी तथा 12 की संख्या से कम नहीं हो सकती। 12 की संख्या से कम नहीं हो सकती, 15% से अधिक नहीं होगी और 12 की संख्या से कम नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए ये इंपॉर्टेंट है। 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 क्या कहता है? सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया है। सहकारी समितियां नाम का नया भाग 9 खा में जोड़ा गया भी हम लोगों ने देखा है। देखिए ये इंपॉर्टेंट 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 क्या कहता है? यह भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। 101वां क्या कहता है? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर GST से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। ये याद रखिएगा। कुछ और देखिए 100, ये इंपॉर्टेंट है जितने लास्ट के हैं। 102 संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना, ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 क्या कहता है? समान वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था की है। 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, EWS जिसको बोलते हैं। वह 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में की गई है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 क्या है? लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन है। नेक्स्ट देखिए क्या है? संविधान 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 क्या कहता है? इस अधिनियम का उद्देश्य राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने की और उनकी शक्ति को बहाल करना। क्या है कि राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उनकी शक्ति को बहाल करना है। ये 105वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए लोकसभा अध्यक्ष
देखिए आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीबी मौलकर। कई बार पूछा गया, तो इनका कार्यकाल भी याद रखिएगा 1952 से 1956 है, बट सब आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब कौन है? ओम बिरला है, जो कि 2019 से अब तक है, ठीक है। एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। क्या है देखिए, एम अनंत सैनम अयंगर, हुकुम सिंह, एन संजीव रेड्डी, डॉक्टर GS ढिल्लन, बलिराम भगत, एन संजीव रेड्डी, KS हेगड़े, बलराम जाखड़, रवि राय, शिवराज V पाटिल, PA संगपा, GMC बालयोगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, ओम बिरला। ये सब आप सिर्फ नीचे का 2 याद रखिएगा, ऊपर का 1 बस आपको मैं भेज दूंगी PDF, बस आप देख लीजिएगा, कभी कभी आप क्रम लगाने के लिए पूछ लिया जाएगा। अब देखिए परिसीमन आयोग, देखिए इसका कार्य क्या है? नवीनतम जनगणना के आधार पर लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है। राज्य में अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया। क्या है? देखिए परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? नवीनतम जनगणना के आधार पर क्या है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा का पुनः सीमांकन करना होता है, और अब तक 4 बार इस योजना का गठन किया गया है। प्रथम परिसीमन आयोग 1992 में, अधिनियम 1992 के तहत। द्वितीय परिसीमन आयोग 1963 में, कौन सा अधिनियम था? 1962 के तहत। तृतीय परिसीमन आयोग 1973, किसके तहत? 1972। चतुर्थ परिसीमन आयोग 2002 के तहत। अब देखिए क्या है, कुछ हमारे उच्चतम या उच्च न्यायालय, देखिए दोनों रेट जारी करते हैं, एक उच्चतम न्यायालय और एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो इनके रेट के बारे में पूछ लिया जाता है, कौन कौन से रेट हैं? तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा याद रखिएगा। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मूल कर्तव्य, एक बार और देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसकी संख्या कितनी है? 11। प्रारंभ में कितनी थी? 10 थी, याद रखिएगा। इसको कब जोड़ा गया है? संविधान में उल्लेख भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। देखिए अभी पढ़ा था। किसके अनुशंसा पे? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। प्रेरणा स्रोत क्या है? पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान रूस के संविधान से। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, कब स्थापित हुआ था? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? USA, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस एवं चीन। रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, USA, ठीक है। ये अभी भी चेंज नहीं हुए। नेक्स्ट देखिए, अभी भी इसमें और ऐड नहीं हुए हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। याद रखिए कौन कौन सी है? अंग्रेजी, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है, स्पेनिश है। ये आप याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पॉलिटी के सारे लेक्चर, ठीक है। आपसे पॉलिटी सारी कंप्लीट हो गई है, सारी। आप लोग मैंने बोला कि कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इसको पूरा देख कर जाइए। ये आप इसको रिवीजन तरफ पे लेंगे ना, आपको खुद लगेगा कि आपका जो रिवीजन है ये कितने कम समय में हो गया है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।